अभी तक हम लोगों ने फ्रांस के रिवॉल्यूशन की जो स्टोरी है उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है पिछले 3 लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे उन टॉपिक्स को जो टॉपिक्स छूट गए थे। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन 1789 से स्टार्ट होता है, क्या उस रिवॉल्यूशन में विमेन ने पार्टिसिपेट किया था? क्या विमेन ने भी अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए क्या इन्होंने भी रिवॉल्यूशन किया था? तो बिल्कुल किया था, क्योंकि 1789 में जो रिवॉल्यूशन होता है उस रिवॉल्यूशन में विमेन ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। दरअसल होता क्या है कि कोई भी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन अगर डिप्रेस्ड है और अगर जब भी कोई उस पूरे के पूरे नेशन में रिवॉल्यूशन होता है तो उस सेक्शन के लिए, उस डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए ये रिवॉल्यूशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है कि ये भी अपनी बात को क्या करे, लोगों के सामने रखे और इस रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि रिवॉल्यूशन के बाद जब आउटकम निकले तो उसके भी फेवर में निकले, उसके भी इंटरेस्ट की बात की जाए। तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है, विमेन को भी ये होप होते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे फ्रांस के लिए ड्राफ्ट किया गया है और इम्पोज किया गया है, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंटरेस्ट की बात की जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के इस रिवॉल्यूशन में क्या किया है, हिस्सा लिया है। लेकिन होता क्या है कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसमें विमेन के फेवर में बातें तो कही गई, लेकिन 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये थर्ड स्टेट के मेन के लिए उन लोग को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये वहाँ की विमेन को क्या सेटिस्फाई करेगा? 1791 से पहले अगर हम देखें तो विमेन की कंडीशन क्या थी? तो दरअसल 1791 से पहले जो राइट टू एजुकेशन है, यानी कि वहाँ पे जो कॉन्वेंट स्कूल है, उस कॉन्वेंट स्कूल में जो है वो थर्ड स्टेट की जो लोअर क्लास के विमेन हैं वो उसमें जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है वो कुछ लोगों तक सीमित भी था। यानी सिंपल में कहें तो राइट टू एजुकेशन वॉज लिमिटेड ओनली टू द विमेन ऑफ इलीट क्लास। इस इलीट क्लास में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के वे प्रॉस्परस लोग आ जाएंगे। यानी कि इलीट क्लास के जो फैमिलीज़ हैं उनके यहाँ जो भी विमेन हैं या फिर जो भी फीमेल हैं उनके पास राइट टू एजुकेशन था, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके फैमिलीज में जो भी फीमेल हैं उनके लिए जो राइट टू एजुकेशन है वो नहीं होता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो लोअर क्लास की जो विमेन थी उनको क्या करना पड़ता था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी पूरी फैमिली की ख़राब है, तो इन लोगों को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घरों में काम करना पड़ता था, फल फूल सब्जी वगैरह बेचना पड़ता था। इलीट क्लास के घर में ये लोग कपड़े धोने का काम, खाना बनाने का काम, इवन बर्तन धोने का काम करते थे। जैसे आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी जो विमेन हैं, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, वो अपने फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करते रहते हैं। तो इकोनॉमिकली और अगर देखें एजुकेशन के मामले में तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन था प्रॉस्परस विमेन के और जो लोअर क्लास के विमेन हैं उनके बीच में। और अगर हम देखें तो 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो इसमें जो विमेन होती हैं जिनके पास जो राइट टू एजुकेशन नहीं होता है, उनको ये लगता है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन 1791 के बाद आएगा, हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या होगी, सुधरेगी। और इसमें एक और प्रॉब्लम था 1791 से पहले कि कोई भी लड़की है तो उसकी शादी उसके जो पेरेंट्स हैं अपनी मर्ज़ी से करते थे, जहाँ चाहे वहाँ, और जितने की उम्र में चाहें उतने की उम्र में वो लोग क्या कर देते थे, आसानी से कर देते थे। यानी कि लड़की अगर पढ़ भी रही है, इलीट क्लास में भी होता था, लड़की अगर पढ़ भी रही है और लोअर क्लास में लड़की पढ़ ही नहीं रही है, घर का काम कर रही है, तो उसके बाद में दोनों कंडीशंस में लड़कियों की शादी जो है पेरेंट क्या करते थे, कुछ टाइम बाद करा देते थे।
और उसके बाद में एलीट क्लास के लोग जो हैं वो तो एलीट क्लास की फैमिली में शादी करा देते थे, लेकिन जो लोअर क्लास के गर्ल्स हैं उनकी शादी होने के बाद में उनको यहाँ पे तो काम करना ही पड़ता था, वहाँ पे जाके 2 गुना 3 गुना काम करना पड़ता था। जैसे कि वहाँ की भी कंडीशन ठीक नहीं है तो घरों में काम करना पड़ेगा, इवन घर के बाहर भी काम करना है और घर के अंदर भी काम करना होता था। घर के अंदर खाना बनाना, पानी लाना, वहाँ पे लोग ब्रेड के लिए लाइन में लगे रहते थे। आपको याद होगा 1789 के जो रिवॉल्यूशन होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो लाइन में लगना, फिर उसके बाद में ब्रेड लेकर के आना, फिर उसके बाद में पूरे फैमिली की टेकिंग केयर करना, फिर उसके बाद में घर के लिए खाना बनाना, बच्चे हैं तो बच्चों के देखभाल करना, मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारियाँ आ गई थी वहाँ के वीमेन पे। और बता भी दिया गया था कि ये आपका काम है। जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत पहले से चलता चला आया है कि जो वीमेन हैं उनका जो काम ये है कि घर के अंदर रहना, और पुरुष का काम क्या है कि घर के बाहर रहना। घर के बाहर की जिम्मेदारियाँ पुरुषों के लिए और घर के अंदर की जिम्मेदारियाँ स्त्रियों के लिए, ऐसा बताया गया है। तो इसको लेकर के ये लोग इस रिवॉल्यूशन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं वीमेन जो हैं। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया तो इसके हम लोगों ने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को, हमने नेगेटिव पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल राइट्स है वो उन लोग के पास है जो लोग टैक्स पे करेंगे। वीमेन जो हैं लोअर क्लास की, इवन एलीट क्लास की, इन लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स में वहाँ पे जो राइट टू वोट है वो नहीं होता है। तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरफ तो वीमेन को ढेर सारे राइट्स देता है, लेकिन दूसरी तरफ इनसे एक इम्पॉर्टेंट राइट्स जो है वो क्या करता है, छीन लेता है। यानी कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू जो वोट है वो प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन प्लस पॉइंट में क्या है, तो प्लस पॉइंट में जो एजुकेशन का जो राइट है विमेन के पास 1791 से पहले नहीं होता है, सिर्फ एलीट क्लास के विमेन के पास होता है। वो एजुकेशन राइट जो है वो सभी को क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। यानी कि राइट टू एजुकेशन ये वहाँ पे फ्रांस के सारी वुमेन के लिए क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। इवन वहाँ पे स्कूल्स ढेर सारे खोले जाते हैं और लड़कियों को स्कूल में भेजना है वहाँ के पेरेंट्स को, इसको कंपलसरी कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि पहले क्या है कि जॉब करने का, बाहर जॉब करने का जो राइट्स है या फिर ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग बस मात्र मेल को ही मिलती थी, फीमेल को नहीं मिलती थी। तो जो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं, इवन जॉब करना चाहती हैं, उनको भी ये सारे राइट्स क्या कर दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि राइट टू जॉब। तीसरा अगर देखें तो क्या था इससे पहले कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर देते थे कि जैसे ही लड़की अभी काम ही कर रही है, अभी पढ़ रही है, उसकी शादी करा दी जाती थी। बोला गया कि अब से लड़की के बिना परमिशन के कोई भी पेरेंट्स शादी नहीं करा सकते हैं। इवन अगर लड़की और लड़के की शादी अगर करा दी गई है और दोनों में से अगर कोई भी इस रिलेशन से अगर खुश नहीं है तो वो क्या करेगा कि डाइवोर्स कर सकता है। यानी कि डाइवोर्स का भी सिस्टम लाया गया। डाइवोर्स का सिस्टम जो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए लाया गया कि पहले क्या था कि जो मेल हैं वो जब चाहे अपनी वाइफ को छोड़ देते थे तो वाइफ की लाइफ जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती थी। अब वाइफ जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। कैसे? तो वहाँ पे जो विमेन हैं उन विमेन के पास एजुकेशन है, और अगर एजुकेशन रहेगा तो उनको जॉब भी मिलेगी, और जब जॉब मिलेगी तो जो विमेन हैं वो इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होता है तो वो अपने लाइफ को ठीक तरीके से जी सकता है। अब अगर फीमेल जो हैं उनके पास अगर जॉब है और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर वो अपने रिलेशन से खुश नहीं हैं या फिर उनके जो हस्बैंड है अगर टॉर्चर कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो भी है, तो उसकी वजह से जो फीमेल हैं, जो वाइफ है, वो क्या कर सकती है, डाइवोर्स लेकर के अपनी लाइफ को क्या कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। पहले ये वहाँ पे राइट्स नहीं होते हैं। तो ढेर सारे राइट्स जो है 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है।
देखिए आपकी बुक में एक वर्ड है रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है वो 1791 से ही सेटअप होती है, क्योंकि 1791 से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोज होता है रिवॉल्यूशन के बाद, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट सेटअप होती है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो इसमें आप डाउट मत रखना, 1791 में जो गवर्नमेंट सेटअप हुई उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। और यही गवर्नमेंट जो है ये क्या करती है कि वेमेन के इम्प्रूवमेंट के लिए ढेर सारे राइट्स क्या करती है, उनको प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव राइट्स और इनके पास जो राइट्स नहीं होते हैं वो भी हमने देखा कि राइट टू वोट जो है इनको नहीं मिलते हैं। अब क्या होता है कि विमेन जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, कैसे, अपने राइट्स को लेकर के। तो हमने देखा था कि जो जैकोबिन क्लब है उसने किस तरीके से लोअर क्लास के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो क्या करते हैं कि रिवॉल्यूशन करते हैं फिर से, और फिर उसके बाद में जैकोबिन क्लब के ढेर सारे मेंबर्स राजा के अगेंस्ट में वॉर लड़ते हैं, उनको बंधक बनाते हैं, और फिर उसके बाद में अपने पॉलिटिकल राइट्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। उसी तरीके से विमेन भी जो हैं ये एक टाइम में रिवॉल्यूशन स्टार्ट करती हैं जब फ्रांस के लोअर क्लास के जो मेल लोग हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए वॉर लड़ना शुरू करते हैं। एक फॉर एग्जांपल समझते हैं, 1791 के बाद 1792 में जब ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर लड़ा जाता है, तो उसके बाद में वॉर ख़त्म होने के बाद जो वहाँ के थर्ड स्टेट के लोअर क्लास के मेंबर्स होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते हैं, राइट टू वोट नहीं होता है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें कि इस रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करें, ताकि जो राइट टू वोट हमें नहीं मिला है वो राइट टू वोट हमें भी मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने ढेर सारे क्या किए, क्लब बनाए, जिसमें जैकोबिन क्लब जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। उसी तरीके से हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि विमेन क्लब भी बनाए गए विमेन के इंटरेस्ट के लिए। ढेर सारे क्लब बनाए जाते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशंस होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए। लोग जो हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या करते हैं उसमें रखते हैं। उसी तरीके से जो विमेन हैं उनके पास भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, इवन उन लोग के पास जो है वही काम करना पड़ रहा है जो पहले करते थे, इन लोग के पास स्पेशल राइट्स मिलने के बाद भी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि विमेन ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाया, ढेर सारे क्लब बनाए, लगभग 60 के आसपास में क्लब बनाए गए विमेन को लेकर के। उन 60 क्लब्स में से एक क्लब जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन क्लब। इस क्लब में ढेर सारी विमेन इकट्ठा होती थी और अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर के डिस्कशंस करती थी, जैसे जैकोबिन क्लब करती थी। उसी तरीके से ये क्लब्स धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके जो राइट्स हैं उसको लेकर के, यानी कि विमेन अपने राइट्स को लेकर के क्या हो जाती हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं इन पॉलिटिकल क्लब्स के वजह से। अब चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। तो हम सभी लोग को पता है कि 1793 टू 1794 जो टाइम है, ये टाइम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का होता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर लीडर थे जैकोबियन क्लब के, और जैकोबियन क्लब ने अपनी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर लिया था 1792 के लास्ट में, यानी 1792 से स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब के जो लीडर हैं रोबेस्पियर, ये जैसे ही गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, जैसे ही इनको एग्जीक्यूटिव के हेड बनते हैं, उसके बाद में ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि इनको कोई भी क्रिटिसाइज करता था तो ये उनके ऊपर केस चलवाते थे, और फिर जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट अगर इन्हीं की है तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता था और उसको गिलोटीन कर दिया जाता था। उसी तरीके से वहाँ पर फ्रांस में एक लेडी होती हैं जिनका नाम था ओलंपे डी गौजेस।
ये जो हैं ये क्या करती हैं कि एक बुक लिखती हैं, एक आर्टिकल लिखती हैं और उस आर्टिकल में विमेन के राइट्स को लेकर के डिस्कस करती हैं बेसिकली। और फिर उसके बाद में वहाँ की औरतों को बताना चाहती हैं कि हमारे साथ जो है बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जैकोबिन क्लब के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो भी मेल हैं, भले ही वो टैक्स पे करें चाहे ना करें, वो अमीर हैं गरीब हैं कोई मैटर नहीं करता था, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स आ गए थे। लेकिन 1792 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी विमेन के पास राइट्स नहीं आए थे। इसलिए ओलंपे डी गॉजेस ने ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेन के कंपैरिजन में। यानी कि जो राइट्स विमेन के पास है वो राइट्स हमारे पास भी होने चाहिए। जिस तरीके से आदमी ने जन्म लिया है उसी तरीके से हम लोगों ने भी जन्म लिया है, हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। अब मैक्समिलियन का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद में और जो ये बुक्स निकालती हैं उनको देखने के बाद में रॉबेस्पियर इनके ऊपर केस चलवाते हैं और फिर क्या होता है कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन रॉबेस्पियर जो हैं वो यहाँ तक नहीं मानते हैं। ये क्या करते हैं कि एक ऑर्डर इशू करते हैं और उस ऑर्डर में क्या करते हैं ये कि जो भी पॉलिटिकल क्लब्स हैं विमेन के 60 क्लब्स के आसपास में जो होते हैं, इंक्लूडिंग द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन क्लब जो है, इसको भी ये क्या करते हैं कि बंद करने का, बैन करने का डिसीजन लेते हैं और एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि जितने भी क्लब्स हैं जो भी रॉबेस्पियर के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बात करेंगे उनको ये क्या कर दिए, बैन कर देंगे और अबॉलिश भी कर दिया। कहा कि अब से इन सारे पॉलिटिकल क्लब्स को बंद कर दिया जाएगा, क्लोज़ कर दिया गया। विमेन जो इस क्लब के थी इनमें से कुछ लोग तो चली गए, लेकिन कुछ ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। रॉबेस्पियर नहीं माने और रॉबेस्पियर ने क्या किया कि इनमें से बहुत लोगों के ऊपर, जो भी विमेन होती हैं उनके ऊपर केस चलवाया और फिर उनमें से कुछ को अरेस्ट किया और कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया, गिलोटिन कर दिया। विमेन के राइट्स जो हैं वो पहले से ही उसके साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता चला आया। 1791 में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, उनको राइट्स मिले, लेकिन 1791 में हमने देखा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि एवरी पर्सन शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और विमेन भी उसी में आएंगी। इसीलिए उनके पास जो है एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया, एजुकेशन टू ऑल कर दिया गया। और अगर हम देखें तो उसके बाद जो है 1792 का जो पीरियड है, इन लोगों के पास जो एक्सप्रेस करने का जो राइट था, राइट टू एक्सप्रेस या फिर राइट टू ओपिनियन, ये जो था ये राइट क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। जैसे ओलंपे डी गॉजेस ने अपने ओपिनियन को जब वहाँ की जनता के सामने प्रस्तुत किया, डिलीवर किया उनके सामने, तो उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो रेन ऑफ टेरर में हम ये समझ सकते हैं कि जो वेमेन को राइट्स 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिले थे उनमें से भी बहुत सारे राइट्स क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में रॉबेस्पियर को भी फांसी दे दी गई, इवन गिलोटिन कर दिया गया उनको। और ये जो वेमेन का रिवॉल्यूशन है अपने राइट्स को लेकर के, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद में डायरेक्टरी रूल्स है, फिर इसके बाद में ढेर सारे टाइप्स की जो गवर्नमेंट है वो क्या किया गया, फ्रांस ने अपनाया। लेकिन 1946 तक वुमेन के पास में पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। होता क्या है कि फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन है विमेन के राइट्स को लेकर के, इस रिवॉल्यूशन की वजह से अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्रीज़ की जो वीमेन हैं वो इंस्पायर होती हैं और वो लोग भी अपने यहाँ क्या करती हैं कि अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए रिवॉल्यूशन करना शुरू करती हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड पहला कंट्री बनता है 1893 में। इसने क्या किया था कि अपने यहाँ एक सिस्टम लाया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम होगा
जहाँ पे वहाँ के उस देश के सारे जो एडल्ट होंगे उनके पास में वोटिंग राइट्स होगा, भले ही वो किसी भी जेंडर से हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी रिलीजन से हों या किसी भी रेस से हों। तो न्यूजीलैंड ने पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या किया कि एक्सेप्टेंस दिया, और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो पहला कंट्री होता है जिसने विमेन को राइट टू वोट दिया 1893 में। इसके बाद में अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए ने 1919 में क्या किया कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको एक्सेप्टेंस दी। हमको पता है कि 18th सेंचुरी के लास्ट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया था 1787 में, लेकिन उस टाइम पे यूएसए ने भी अपने यहाँ विमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया था। यूएसए कब देता है तो 1919 में, क्योंकि फ्रांस में जो विमेन को लेकर के रिवॉल्यूशन हुआ है, विमेन के राइट्स को लेकर रिवॉल्यूशन हुआ है, ये हर जगह फैल जाता है। न्यूजीलैंड ने 1893 में दे दिया, यूएसए ने 1919 में दे दिया। अगर हम देखें तो जो फ्रांस है, फ्रांस अपने यहाँ विमेन को पॉलिटिकल राइट्स कब देता है, राइट टू वोट, तो 1946 में। इंडिया जो है, इंडिया अपने यहाँ पॉलिटिकल राइट्स विमेन को कब देता है तो 1950 में। 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे के पूरे इंडिया के लिए क्या होता है, इम्पोज होता है। 26 जनवरी 1950 से इम्पोज किया जाता है, और इसके बाद से पॉलिटिकल राइट्स जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में क्या होता है कि जो भी एडल्ट हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर चाइना का अगर हम देखें, जो हमारा पड़ोसी है, चाइना ने अपने यहाँ 1953 में अपने यहाँ विमेन को पॉलिटिकल राइट्स दिया। पाकिस्तान हमारे लिए जो एक मुद्दा बना रहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में बन के तैयार हुआ और तब से इम्पोज हुआ। तो इसने कब अपने यहाँ पॉलिटिकल राइट्स दिए वुमेन को, तो 1956 से। देखिए, जिस कंट्री में इवन इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया अपने पूरे के पूरे नेशन के लिए, तो इसने क्या किया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ ने 1950 से पहले क्या किया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से आने वाली जो कंट्रीज़ हैं जब वो इंडिपेंडेंट होती हैं और अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट करती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ सिस्टम इन विच ईच एंड एवरी सिटीजन shall have the right to vote irrespective of their religion, caste, gender, economic condition, race, education, etc. तो इस टॉपिक में हमने समझा कि विमेन रिवॉल्यूशन जो है फ्रांस में वो स्टार्ट होता है किसके लिए, तो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। फिर उसके बाद में 1946 में फ्रांस में वहाँ की जो विमेन हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स जो है वो क्या होता है, मिलता है। विमेन जो हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1787 से स्टार्ट हुआ, 1789 से जो स्टार्ट हुआ, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आगे भी अपने रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू किया और लगभग 200 साल लग गए उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स को अचीव करने में। अब हम देखेंगे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने पहले वाले टॉपिक्स थे। यहाँ से फ्रिक्वेंटली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किस गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहली बार स्लेवरी को अबॉलिश किया, तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने किया 1794 में। फिर एक और क्वेश्चन होता है कि फाइनली फ्रांस में
अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब डिक्लेयर हुआ? लंबे टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए, तो 1848 में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछ देता है, तो चलिए हम इसको स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। आप लोगों ने दो लोग का नाम सुना होगा, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा ने यूरोपियन कॉन्टिनेंट से एशियन कॉन्टिनेंट स्पेशली इंडिया के लिए उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए क्या किया कि सी रूट को डिस्कवर किया। सी रूट के डिस्कवर होने के बाद क्या होता है कि यूरोप से ढेर सारे मर्चेंट्स, ढेर सारे बिजनेसमैन, ढेर सारी कंपनीज उस अपनी कंट्रीज़ को छोड़ करके बाहर की कंट्रीज़ में बिजनेस करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, स्पेशली अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में और एशियन कॉन्टिनेंट में। जिसमें से आपने सुना होगा कि इंडिया में भी ढेर सारी कंपनी फ्रांस की आती हैं और फिर इंग्लैंड से भी ढेर सारी कंपनीज आती हैं जो आपस में मर्ज करके ही काम करती हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे करके ढेर सारी कंपनीज इंडिया में आती हैं। उसी तरीके से ढेर सारे जो मर्चेंट्स हैं, ढेर सारे जो बिजनेसमैन हैं, वो फ्रांस से अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जा करके वहाँ के लोगों को वहाँ से मूव करा के, हटा करके वो क्या करते हैं कि उनकी टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लेते हैं और एक्वायर करने के बाद में उन टेरिटरीज़ को अपने फ्रांस की कॉलोनी को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उनमें से ढेर सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो तो फ्रांस की हैं, लेकिन उनमें से कुछ कॉलोनीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपकी बुक में दिया गया है। जिनमें से 3 कॉलोनीज़ जो हैं फेमस हैं। पहली कॉलोनीज़ है मार्टिनिक, सेकेंड है गोडेलोप, थर्ड है सैन डोमिंगो। ये 3 कॉलोनीज़ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होती हैं। किसकी? तो फ्रांस की। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे ब्रिटेन की भी ढेर सारी कॉलोनीज़ होती हैं। तो 3 कॉलोनीज़ फ्रांस की हैं और यहाँ पे ढेर सारे मर्चेंट्स हैं। ढेर सारे मर्चेंट्स जो फ्रांस के हैं वो यहाँ पर आए हैं और प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद में जो उनका प्रोडक्ट है उसको अलग अलग कंट्रीज़ में बेच करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये 3 कॉलोनीज़ में जो मर्चेंट्स हैं फ्रांस के, वो किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं? तो देखिए, कॉफ़ी, इंडिगो, टोबैको, और शुगर। आपने इकोनॉमिक्स में, अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे जो मर्चेंट्स हैं उनके पास लैंड है, कैपिटल भी है जो नेचुरल चाहिए, एंटरप्रेन्योर ये खुद हैं, लेकिन इनके पास लेबर नहीं है और प्रोडक्शन के लिए लेबर का होना ज़रूरी है। फ्रांस से ये लोग यहाँ पर आ करके प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास लेबर नहीं है और ये लोग फ्रांस में जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे लाने को बोलते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो क्या होता है कि अब इनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो फ्रांस के ना हो, किसी अदर कंट्रीज़ के हों, और यहाँ पर आ करके इनके लिए वो क्या करें, काम करें लेबर के फॉर्म में। अब अपने देश के आने के लोग तैयार नहीं हैं, तो फिर एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका की जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उनमें से कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आदमियों का बिजनेस करते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं स्लेव का बिजनेस। यानी कि ये जिन आदमियों को बेचेंगे, उन आदमियों से ये जो मर्चेंट्स हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं कि उनको वर्कर्स की तरह यूज करेंगे और उनको सैलरी देना चाहें तो दें, वरना ना दें। यानी कि उनको बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह क्या करना है कि यूज़ करना है। जैसे कि हमने कोई चीज़ खरीदी, अब हम उसको तोड़े फोड़े, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमने मोबाइल ख़रीदा, हम मोबाइल को जितना यूज करना चाहें हम यूज कर सकते हैं, मोबाइल को बुरा नहीं लगेगा। वैसे ही इन इंसानों को ही बुरा नहीं लगेगा।
क्योंकि इनको क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि अफ्रीका जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि ये सप्लायर्स होते हैं किसके, तो स्लेव्स के। स्लेव मतलब कि ऐसे आदमी जिनको वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अपना काम कराने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ के जो लोग हैं इनकी लेबर्स की डिमांड होती है। तो क्या होता है कि फ्रांस में 2 पोर्ट्स हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं। एक है बोर्डे और एक है नांते। ये दोनों पोर्ट्स जो हैं ये फ्रांस में होते हैं। फ्रांस में क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्लेव के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं कि यहाँ से अफ्रीका आते हैं, अफ्रीकन पोर्ट पे आकर के ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों से स्लेव को ख़रीदते हैं और ढेर सारे स्लेव को ख़रीद करके शिप में बैठा करके उसमें लगभग ठूस करके क्या करते हैं ये लोग, उनको कहाँ ले जाते हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ले जाते हैं। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ले जा करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ले जा करके इन कॉलोनीज़ में, यानी कि जो फ्रांस की कॉलोनीज़ है जहाँ पे फ्रांस की कंपनीज़ के लोग इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, उन लोगों को जिनको लेबर्स चाहिए उनको ये क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इनको चाहिए लेबर्स, इनकी लेबर्स की डिमांड है क्योंकि प्रोडक्शन करना है। तो फ्रांस के ढेर सारे लोग अफ्रीका आकर के इन दोनों पोर्ट्स के थ्रू अफ्रीका आते हैं और अफ्रीका के सरदारों से, अफ्रीका के बिजनेसमैन से क्या करते हैं कि स्लेव्स को खरीदते हैं, ढेर सारे आदमियों को खरीदते हैं और लगभग यहाँ से बहुत दूरी यात्रा तय करके 3 से 4 महीने की यात्रा करके ये लोग क्या करते हैं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाते हैं जहाँ पे फ्रांस की कॉलोनीज़ होती हैं और वहाँ पे वहाँ के लोगों को क्या कर देते हैं, जो लोग इनका प्रोडक्शन करना चाहते हैं उनको ये बेच देते हैं। कहते हैं कि भैया आपको वर्कर्स चाहिए, हम वर्कर्स दे रहे हैं, उसके बदले में हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो इस तरीके से स्लेव का बिजनेस चलता है। ये बहुत लंबे समय तक धूमधाम से चलता है। जब 1791 में फ्रांस के लिए नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है तो क्या होता है कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं। तो इन लोगों में डिस्कशन होता है कि जो स्लेव हैं, जिस तरीके से हम फ्रांस के लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स दे रहे हैं, तो क्या स्लेव के पास भी इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब इन लोग के पास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमको पता है कि 1791 में जो नेशनल असेंबली होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो 3rd क्लास के बिजनेसमैन के ही लोग होते हैं। 3rd क्लास मतलब कि 3rd स्टेट में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं और मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वे लोग होते हैं। तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, स्लेव को क्या करना है कि उनको इंडिपेंडेंट नहीं करना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो अभी ख़राब चल रही है वो और ख़राब हो जाएगी। मतलब कि अब यहाँ पे वर्कर्स नहीं रहेंगे, लेबर्स नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन का एक रास्ता इन कॉलोनीज से आने वाला पैसा है वो भी नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से स्लेव को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1793 में जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट बन जाती है। 1794 के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो जैकोबिन क्लब के मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होते हैं ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि जो स्लेव हैं अब से वे भी क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो हमने देखा था कि जो जैकोबिन क्लब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 3rd स्टेट के लोअर क्लास को, क्योंकि लोअर क्लास के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे जिसकी वजह से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के रिप्रेजेंटेटिव में, उनके प्रतिनिधित्व में वो लोग क्या करते हैं कि उनके साथ ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं और ढेर सारे लोग जुड़ करके रिवॉल्यूशन करते हैं राजा के अगेंस्ट में, और फिर अपने पॉलिटिकल राइट्स को इस्टेब्लिश करते हैं, मांग करके फिर फुलफिल भी हो जाती है उनके राइट्स जो हैं। तो ये क्या करते हैं कि 3rd स्टेट के लोअर क्लास में स्लेव्स भी आते हैं,
तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब से स्लेवरी का जो बिजनेस है उसको अबॉलिश किया जाता है और स्लेव भी अब से क्या होंगे कि उनको इंसान समझा जाएगा, वस्तु नहीं समझा जाएगा। मतलब कि अब से वे भी क्या समझे जाएंगे, इंसान समझे जाएंगे, वो भी ह्यूमंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। तो पहली बार जो है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1794 में हुआ जैकोबिन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन हमको पता है कि 1794 में कुछ टाइम बाद, अबॉलिशन के बाद में कुछ टाइम बाद जो है जैकोबिन की गवर्नमेंट गिर जाती है और डायरेक्टरी रूल्स आ जाता है। और ये भी बोला जाता है कि थर्ड स्टेट के जो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वही लोग क्या करेंगे कि उन्हीं के पास सिर्फ वोटिंग राइट्स होगा। तो स्लेव जो हैं उनके पास तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो कुछ टाइम तक उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और फिर एक टाइम आता है 1804। 1804 में क्या है कि नेपोलियन जो है अपने आप को पूरे फ्रांस का नेता डिक्लेयर कर देता है, लीडर डिक्लेयर कर देता है। और फिर वो वहाँ से क्या करता है कि जो स्लेवरी की जो सिस्टम है उसको फिर से क्या कर देता है, रीस्टेब्लिश कर देता है। यानी कि यहाँ पे जो कॉलोनीज़ हैं यहाँ पे फिर से स्लेव्स को ख़रीदा जाएगा और स्लेव से यहाँ पे बुला करके उन लोगों से ढेर सारे काम कराए जाएंगे। सिंपल में समझिए कि जो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है वो 1791 से पहले एग्जिस्ट करता है और 1794 तक एग्जिस्ट करता है। 1791 में उसको ख़त्म करने की बात की जाती है, लेकिन 1791 की नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मर्चेंट क्लास के ज़्यादा थे, इसलिए वो लोग अबॉलिश नहीं करते हैं। इकॉनमिक कंडीशन जो है वहाँ की डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए वो लोग ऐसा एक्सक्यूज़ दे देते हैं। 1794 में जब जैकोबिन गवर्नमेंट आती है तो वो स्लेवरी को अबॉलिश कर देती है, क्योंकि वो थर्ड स्टेट के लोअर क्लास को ही रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद में हमको पता है कि डायरेक्टरी रूल्स की वजह से वहाँ की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में जो एक बैलेंस है वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वहाँ के नए रूलर बन जाते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं 1804 में जब वहाँ के रूलर बनते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं कि स्लेवरी को फिर से रीइस्टेब्लिश कर देते हैं। और जब इनका शासनकाल 1815 में ख़त्म होता है, वाटरलू में जब इनकी हार होती है, तो कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम नहीं, लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 44 ईयर्स बाद 1848 में जा कर के फ्रांस जो है कम्प्लीटली स्लेवरी को अबॉलिश करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1794 में पहली बार जो है अबॉलिश किया जाता है। फिर से इसको नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1804 के आसपास से इसको रीइस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन फिर बाद में जब फ्रांस में डेमोक्रेसी का ठीक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट होता है तो वहाँ पे जो स्लेव हैं उनको भी फिर से इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। यानी कि फ्रांस में कम्प्लीटली स्लेवरी का अबॉलिशन 1848 में होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हमको देखना है, लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है कि द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसको भी देख के हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ और इसके बाद से जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने की वजह से फ्रांस के जो लोग हैं, जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं, जो वहाँ के पीपल्स हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनको इंडिविजुअल राइट्स मिलते हैं और कुछ टाइम बाद उनको पॉलिटिकल राइट्स भी मिलते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सबको हमने अच्छे से देख लिया था। लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है। वो क्या होता है, तो 1791 से पहले क्या था कि जब वहाँ पे मोनार्ची इस्टेब्लिश था, तो उससे पहले क्या था कि अगर कोई भी राइटर या कोई भी एडिटर अगर न्यूज़पेपर या फिर बुक्स या फिर कोई ड्रामा लिखता है तो उसको पूरे मार्केट में फैलाने से पहले
यानी कि उसको पूरे मार्केट में स्प्रेड करने से पहले क्या करना होगा कि वहाँ की सेंसर बोर्ड से परमिशन लेना होगा। यानी कि राजा की एक सेंसर बोर्ड कमेटी होती है और सेंसर बोर्ड कमेटी से परमिशन लेना होगा, और वहाँ की सेंसर बोर्ड अगर परमिट कर दे तो जो न्यूज़पेपर्स हैं जो उस न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, बुक्स में जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है, ड्रामा के अंदर जो कुछ लिखा जा रहा है, वो तब जा कर के लोगों तक क्या होगा, पहुँचेगा। देखिए होता क्या है कि जो राइटर्स होते हैं वो अपनी बात को डायरेक्ट नहीं कहते हैं, यानी कि जो लेखक हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, जो स्टोरी राइटर्स हैं वो अपनी स्टोरी के थ्रू अपनी बात को, अपने थॉट्स को, इवन अपनी फ़िलॉसफी को क्या करते हैं, वो लोगों तक डिलीवर करते हैं। किसके थ्रू? तो स्टोरी के थ्रू। जैसे आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मूवीज़ के फॉर्म में आती हैं, और मूवीज़ जो हैं आज के टाइम में किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए सबसे बढ़िया मीडियम माना जाता है। मतलब कि हमने कोई मूवी देखी और उस मूवी में कुछ स्टोरीज ऐसी दिखाई गई जिसके थ्रू हमको जो ट्रुथ है उसका पता लगता है। तो उसी तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बात को कहना चाहते हैं लोगों से, तो वो क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू या फिर कोई ड्रामा, कोई नाटक लिख करके वो क्या करते हैं, लोगों तक अपनी बात को डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन राजा जो हैं वो अपनी बात को लोगों की बात को लोगों तक पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो है वो लोगों तक न फैले जो हमारे विरुद्ध हो। मतलब कि डेमोक्रेसी की बात कहना या फिर रिपब्लिक की बात कहना, लोगों के इंडिविजुअल राइट्स की बात कहना, इन सारी बातों को है जो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाफ इसके क्या हो सकती है, क्रांति हो सकती है, रिवॉल्यूशन हो सकता है, जो कि होता भी है। तो 1791 से पहले इन सब को पब्लिश करने का राइट्स जो है वो तब तक लोगों के पास नहीं होता है जब तक कि वहाँ के सेंसर बोर्ड इनको परमिशन ना देते। 1791 के बाद क्या होता है, 1791 के बाद लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जो इंडिविजुअल राइट्स मिलते हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट राइट्स जो है, एक इम्पॉर्टेंट राइट ये भी होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो 1791 के बाद से जो लोग हैं जो अपनी बात को डिलीवर करना चाहते हैं, उन लोगों को अब से सेंसर बोर्ड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो लोग ढेर सारी बुक्स लिखते हैं, ढेर सारे ड्रामा लिखते हैं, ढेर सारे न्यूज़पेपर्स में ढेर सारे एडिटोरियल लिखते हैं। उनको रोकने की कोशिश भी की जाती है, जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया था कि कोई एडिटर है अगर वो कुछ लिख रहा है तो उसको उन्होंने गिलोटिन करवा दिया है, राजद्रोह का आरोप लगा करके, देशद्रोह का आरोप लगा करके। लेकिन कुछ टाइम बाद भी लोग लिखते रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जो देश में चल रहा है उसके बारे में पता लगता है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगता है, अच्छे अच्छे थॉट्स समझ में आते हैं, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो समझ में आता है। उसके बाद में फ्रांस धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप करना शुरू करता है, और फिर वो एक टाइम बाद मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से रिपब्लिक, फिर कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, फिर उसके बाद में ढेर सारे इसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं कि रीस्टेब्लिश होते रहते हैं। और इसमें अगर लास्ट में देखें हम लोग तो बीच बीच में ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे रेन ऑफ टेरर आता है, लेकिन उसको भी ख़त्म किया जाता है। उसके बाद डायरेक्टरी रूल्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव में 5 लोग हैं, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि ये लॉ पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर जो है उन पर कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से लेकर के उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा किसको मिलता है, तो नेपोलियन को मिलता है। नेपोलियन वहाँ के कंप्लीट जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको हटा करके अपना रूल जो है वो क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद नेपोलियन भी वहाँ से हट जाते हैं और फिर बाद में जो फ्रांस है वो कम्प्लीटली क्या होता है कि नया पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करता है। और फिर आज के टाइम में अगर हम फ्रांस को देखें तो फ्रांस ने 1789 से अभी तक ढेर सारे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किए हैं और ढेर सारे जो गवर्नमेंट हैं उनको अपने यहाँ क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाए हैं, कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाए हैं, और प्रेजेंट में वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। इस चैप्टर में जितना जानना था हमने समझ लिया है। क्वेश्चन आंसर को अगर हम देखें तो अगर हम इस स्टोरी को अगर हम ध्यान में रखे रहें तो सारे क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे रीजन्स कौन कौन से थे, तो हम लोग को 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं।
पहला वहाँ का टैक्स सिस्टम, दूसरा सबसिस्टेंस क्राइसिस और तीसरा इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। 3 पॉइंट्स को हम बना करके इजीली लिख सकते हैं। नेपोलियन के बारे में देखें, लास्ट क्वेश्चन जो है कि राइज ऑफ नेपोलियन कैसे होता है, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, इनके बीच में बैलेंस नहीं बन पाता है। और जब भी किसी भी कंट्री में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में बैलेंस नहीं बनता है तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। यानी कि एक का काम है लॉ बनाना और एक का काम है उस लॉ को क्या करना, इम्पोज करना। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से सुपीरियर समझने लगें तो उसके बाद में क्या होता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ का जो कन्वेंशन है और जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टिव रूल्स है, इन दोनों में ठीक तरीके से बैलेंस न बन पाना, जिसकी वजह से वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है, तो नेपोलियन उठा लेता है। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।